जय हिंद। एक के लर्नर हब के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम लोग पहला अध्याय में विकास की अवधारणा पढ़ लिए, तो उसको पूरा देखिएगा। उसके बाद दूसरा है अब अध्याय 2 बाल विकास के सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल का विकास कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर भी आएगा लास्ट में, तो वो कराएंगे 2011 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन आंसर, और फिर 2022 तक जो पूछा है उसमें का क्वेश्चन आंसर आएगा। तो उसमें सबसे पहले इससे कौन कौन क्वेश्चन पूछा है उसमें के बारे में बताएंगे। तो आप लोग पहले वीडियो वो देखिए, उसके बाद ये भी देखिए, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा बढ़िया से। तो उसमें सबसे पहले कहते हैं बाल विकास की अवधारणा। तो बाल विकास की अवधारणा में बाल विकास का समान अर्थ क्या होता है। तो बाल विकास का समान अर्थ क्या होता है, उसके बालकों के मानसिक शारीरिक विकास से होता है। बाल विकास का अर्थ क्या होता है, बालकों का मानसिक और जो शारीरिक विकास होता है उससे होता है। जैसे विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, धार्मिक इत्यादि जो विकास होता है, इसका संबंध क्या होता है गुणात्मक, जैसे कार्य कुशलता, ज्ञान, तर्क, नवीन विचारधारा। परिणात्मक, परिणात्मक में क्या होता है लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि, ये सब बाल विकास का अर्थ में आता है। जैसे शिक्षकों के एक निश्चित आयु के समान बालकों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और जो संवेगात्मक परिपक्वता का ज्ञान होना आवश्यक होता है, जिससे वे उनके व्यवहार को समझते हुए उनकी क्रियाओं को अपेक्षित दिशा प्रदान कर सके। तो शिक्षकों में जो निश्चित आयु के जो बालक है, उसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिपक्व का जो ज्ञान होना वो शिक्षक में जरूरी है, जिससे वो बच्चों के व्यवहार को समझ सके और उनकी क्रिया की अपेक्षा दिशा प्रदान कर सके। वो था स्किनर के अनुसार क्या है, स्किनर ने क्या कहा, विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये जो है ना, ये याद करने लायक है। तो स्किनर के अनुसार क्या है, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। और हरलॉक ने क्या कहा, तो हरलॉक ने बोला बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसीलिए रखा गया क्योंकि विकास के अंतर्गत बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। मतलब बालक का विकास कैसे हो रहा है, कौन कौन पहलू पर हो रहा है, उसके बारे में जानता है हरलॉक के अनुसार। उसके बाद क्रो के अनुसार, क्रो और क्रो ने क्या कहा बालक के विकास के बारे में, तो बाल मनोविज्ञान वैज्ञानिक वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता की ओर विकसित हो और मानव का अध्ययन किया जाता है। क्रो और क्रो के अनुसार क्या होता है, बाल मनोवैज्ञानिक जो वैज्ञानिक की शाखा है जिसमें जन्म मतलब जो जन्म है उससे परिपक्वता की ओर विकसित होना मानव का अध्ययन कहलाता है। वो हो गया। अब हम लोग आते हैं बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बाल विकास के सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें पहला निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत में क्या है, विकास निरंतर चलने वाली, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो कि माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक चलते रहती है। निरंतरता क्या है, माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है और मृत्यु तक चलते रहता है, और छोटे से नगण्य आकार के अपना जीवन प्रारंभ करके सबसे व्यक्तित्व सभी पक्षों को, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि संपूर्ण विकास इसकी निरंतरता के गुण के कारण भली भांति संपन्न होता है। तो निरंतरता के सिद्धांत में क्या हो, विकास निरंतर प्रक्रिया से चलते रहती है जो कि माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलते रहती है। तो लगातार जाती है, जैसे शारीरिक आकार होगा, फिर मानसिक विकास होगा, फिर सामाजिक विकास होगा, फिर पूरा विकास हो जाएगा। यह है निरंतरता का सिद्धांत। उसके बाद है दूसरा में क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है इसको देखते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार सभी बालकों का विकास समान प्रतिमान के अनुसार होता है, माने बालक का जो विकास होता है समान रूप से होते रहता है, किंतु इसमें वृद्धि एवं विकास अपनी व्यक्तित्व के अनुरूप होता है। वह अपने स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं, इसी कारण उन्हें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती है। किसी के विकास की गति तीव्र होती है और किसी की मंद होती है। समान प्रतिमान में क्या होता है, बालकों का विकास समान रूप से चलते रहता है, अनुसरण करता है, किंतु वृद्धि एवं विकास अपनी जो व्यक्ति का अनुरूप होता है उसके स्वभाव के चलते ही वृद्धि और विकास का विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ता है। इसमें जैसे बहुत सी विभिन्नताएं पाई जाती है, जैसे विकास की गति तीव्र भी होती है और विकास की गति मंद भी होती है। यह है समान प्रतिमान। और गेसेल के अनुसार क्या कहे विकास प्रतिमान के सिद्धांत में, तो दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु बालकों में विकास क्रम समान होते हैं।
जो दो व्यक्ति या दो मनुष्य है या दो व्यक्ति है, उसमें क्या होता है, विकास समान नहीं होता है, गेसल ने बोला, परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। फिर है विकास क्रम की एकरूपता। तीसरा में क्या है, विकास क्रम की एकरूपता। तो विकास क्रम की एकरूपता में क्या है, यह सिद्धांत बताता है कि विकास की गति एक जैसी ना हो, पर्याप्त व्यक्तित्व अंतर पाए जाते हैं। विकास क्रम में कुछ एकरूपता दर्शाता है, जैसे मनुष्य जाति के सभी बालकों में वृद्धि सिर की ओर से प्रारंभ होती है और बालकों के गत्यात्मक भाषा विकास में एक निश्चित प्रतिमान क्रम के दर्शन जाता है। मतलब विकास के क्रम में क्या होता है, जो मनुष्य जाति के वह सभी बालकों में वृद्धि सिर की ओर से प्रारंभ होता है और बालकों में गत्यात्मक विकास भाषा में एक निश्चित प्रतिमान का क्रम दर्शन करता है। यह है एकरूपता का सिद्धांत विकास के। उसके बाद है वृद्धि एवं विकास की गति दर एक सी नहीं रहती। चौथा में क्या है, वृद्धि एवं विकास की गति दर एक से नहीं रहता। तो विकास की प्रक्रिया क्या होता है, जीवन पर्यंत चलते रहती है, किंतु इस प्रक्रिया में क्या होता है, विकास गति हमेशा एक जैसा नहीं होता। जैसे विकास के क्रम तो जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन उसमें क्या होता है, विकास का जो गति है एक समान नहीं होता। जैसे शैशवावस्था से शुरू के वर्षों में यह गति बहुत तीव्र होती है, परंतु बाद के वर्षों में मंद पड़ जाती है। मतलब शैशवावस्था में क्या होता है, विकास की गति बहुत तीव्र हो जाती है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद यह मंद पड़ जाती है। पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इस गति में तेजी होती है, परंतु यह गति अधिक तक नहीं बनी रहती। मतलब शैशवावस्था में भी तेजी होता है, फिर रुक जाता है, आराम से चलते रहता है, मंद पड़ जाता है। फिर क्या होता है, किशोरावस्था पहुंचता है, किशोरावस्था में भी एक बार तेजी से वृद्धि होती है, यह है। और उसके बाद गति समय तक बनी रहती है, कुछ कुछ ही समय तक। उसके बाद है 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में है विकास समान से विशेष की ओर चलता है। विकास है जो सामान्य से विशेष की ओर चलता है, नीचे से ऊपर के। जैसे विकास और वृद्धि सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके समान रूप से दर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए अपने हाथों से कुछ चीज पकड़ने वाले बालक इधर से उधर हाथ मारने या फैलाने की कोशिश करता है। इसी तरह शुरू में एक नवजात शिशु रोना, फिर चिल्लाना, उसके सभी अंग प्रत्यंग भाग लेते हैं, परंतु बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप यह क्रिया उसकी आंखों और वाक्तंत्र तक सीमित हो जाती है। विकास की जो समान प्रक्रिया वह क्या है, सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से चलता है। और अपने हाथों को कुछ चीज पकड़ने में बालक इधर उधर हाथ मारने की कोशिश करता है, और नवजात शिशु क्या होता है, रोने और चिल्लाने जैसे अंग प्रत्यंग भाग लेता है, परंतु विकास और वृद्धि के फलस्वरूप यह क्रिया आंखें और जो वोकल सिस्टम है उससे सीमित हो जाता है। उसके बाद आते हैं परस्पर संबंध का विकास। परस्पर संबंध का विकास क्या है, विकास के सभी आयाम को क्या है, तो सबसे पहले शारीरिक विकास होगा, फिर मानसिक विकास होगा, फिर सामाजिक विकास होगा, उसके बाद संवेगात्मक विकास होगा। यह क्या एक दूसरे पर परस्पर एक दूसरे पर संबंध रखता है, जिससे किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जिनसे बच्चों में क्या होता है, पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए जिनसे बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है, वे शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी काफी आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर एक क्षेत्र में पाई जाने वाली कमियां दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति बाधक के सिद्ध होते हैं। यही कारण है कि शारीरिक विकास दृष्टि से पिछड़े बालकों के संवेगात्मक और सामाजिक बौद्धिक विकास में उतने ही पीछे रह जाते हैं। उसके बाद है 7 नंबर में एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या है, तो विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को, फिर अंग के कुछ भागों से चलना सीखता है और उसके बाद उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। अर्थात बालक इस सिद्धांत के अनुसार समान से विशेष क्रियाओं को आगे बढ़ाता है, विशेष प्रतिक्रियाओं और प्रयासों को एक साथ प्रयोग में लाना सीखता है। उदाहरण के जैसे एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह है एकीकरण का सिद्धांत। उसके बाद है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत के 8वां में क्या है,
तो बालकों का विकास दर एक स्वरूप एवं व्यक्तिक अंतर पाया जाता है। जैसे प्रत्येक बालक की वृद्धि एवं विकास उनकी व्यक्ति के अनुरूप होता है। जो प्रत्येक बालक है उसका विकास क्या होगा, वृद्धि और विकास उनकी व्यक्तित्व के अनुरूप होता है। वे स्वाभाविक गति से वृद्धि एवं विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं। इसी कारण है कि विभिन्नताएं देखने को मिलती है। अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के विभिन्नताएं पाए जाते हैं, वही है व्यक्तित्व के अंतर का सिद्धांत। उसके बाद है विकास। नौ में क्या है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। एक बालक अपने वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए एक बालक की कलाई की हड्डियां का एक्स किरणों से लिया जाने वाला चित्र यह बताता है कि उसकी आकार आगे जाकर किस प्रकार होगी। इस तरह बालकों की इस समय की मानसिक योग्यताओं को ज्ञान के सहारे उनके आगे के मानसिक विकास के बारे में प्रेडिकेशन पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जैसे वृद्धि और विकास में क्या होता है, गति को ध्यान में रखकर आगे बढ़ने की दिशा के स्वरूप भविष्यवाणी भी की जा सकती है कि उसकी कलाई का जो एक किरणों से लिया जाने वाला चित्र बनता है उससे आगे जाकर आकार किस प्रकार होगा, किस मानसिक योग्यताएं ज्ञान के सहारे उसके मानसिक विकास के बारे में भी पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। 10 नंबर में क्या है, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा के सिद्धांत के अनुसार क्या है, तो विकास की प्रक्रिया क्या होता है, पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। विकास की प्रक्रिया दिशा व्यक्ति के वंशानुगत एवं वातावरण के कारण भी प्रभावित होता है। विकास का प्रक्रिया किससे प्रभावित होता है, वंशानुगत और वातावरण जन कारणों का प्रभाव होता है। इसके अनुसार बालक सबसे पहले सिर और हाथों की गति पर नियंत्रण करना सीखता है। बालक सबसे पहले सिर और हाथ की गति पर नियंत्रण कर सकता है, फिर टांगों पर। इसके बाद वह अच्छी तरह बिना सहारे खड़ा होता है और चलना सीखता है। शारीरिक विकास के दो निश्चित क्रम है। शारीरिक विकास के क्या दो निश्चित क्रम है। सबसे पहले क्या है, सिर से पदाभिमुख दिशा सिद्धांत। जो सिर है उससे पदाभिमुख दिशा से, इस सिद्धांत के अनुसार सभी बालकों का शरीर विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। सर्वप्रथम सिर, फिर धड़ तथा अंत में पैरों का विकास होता है। इसीलिए एक शिशु सर्वप्रथम अपने सिर को तत्पश्चात धड़ को उठाना सीखता है। इसके पश्चात ही बैठना, घुटनों के बल चलना, खड़े होना आदि क्रिया करता है। उसके बाद है निकट दूर क्रम सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास का क्रम केंद्र से प्रारंभ होता है, फिर बाहरी विकास होते हुए संपूर्ण विकास होता है। और सर्वप्रथम जैसे रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, उसके पश्चात भुजाओं, उंगलियों आदि, तत्पश्चात संजू पूरा विकास हो जाएगा। यह बातें हम लोग 11 नंबर में, विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुकाल होता है। मतलब विकास जो कि लंबवत सीधा न होकर घुमावदार होता है। बालक का विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। वह एक ऐसी गति सीधा चलकर विकास को परम प्राप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर विकास को परिपक्व अस्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति का अनुमान कर आगे बढ़ता है। किसी एक अवस्था वह तेजी से आगे बढ़ते हुए उसी गति से आगे नहीं बढ़ता, बल्कि अपनी विकास की गति को धीमा करते हुए कुछ वर्षों में विश्राम लेता है। फिर प्रतीत होता है कि ताकि प्राप्त वृद्धि विकास का स्थायी रूप दिया जा सके। इसमें क्या कर रहा है, एक वर्तुकाल होता है, मतलब एक छोटी और सीधा चल करने प्राप्त नहीं होता। कुछ समय में एक बार बढ़ जाता है, फिर आराम से धीरे धीरे चलता है, उसके बाद फिर तेजी से बढ़ जाता है और फिर अस्थायी रूप से हो जाता है। यह है विकास का वर्तुलाकार। उसके बाद है 12 में क्या है, आंशिक पूर्णावलन का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है, जॉन डोनाल्ड नील मिलर। ये इसमें याद करने वाला है कि आंशिक पूर्णावलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो जॉन डोनाल्ड नील मिलर। पुनर्वलन किसी अनुक्रिया रिस्पॉन्स को बार बार दोहराने की संभावना को बढ़ाता है। पुनर्वलन क्या है, एक ही चीज को बार बार दोहराते रहो तो संभावना को बढ़ाता है। समानता आंशिक पुनर्वलन सतत पुनर्वलन की ओर अधिक प्रभावित होता है, चूंकि पुनर्वलन के माध्यम से नवीन प्रक्रिया को भी जन्म मिलता है। उसके बाद है वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम है। जैसे बालक के वृद्धि और विकास के वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन माना जाता है। दूसरे शब्दों में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम क्या का आधार कार्य क्या होता है, वहां वातावरण इस आधार पर बनाए जाने वाले व्यक्ति संबंधी
भावना की आवश्यकता, सामग्री एवं वातावरण जुटाने में सहयोग देता है। अतः वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में इन दोनों को समान महत्व दिया जाना आवश्यक हो जाता है। मतलब वृद्धि और विकास की क्रिया क्या होता है? वंशानुक्रम और वातावरण का भी एक परिणाम है। तो इसमें क्या है, बालक का वृद्धि और विकास जो कि वंशानुक्रम फिर वातावरण के भी द्वारा होता है। दूसरे शब्दों में क्या होता है, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया वंशानुक्रम के आधार पर तो होता ही है, और वातावरण के आधार पर भी व्यक्ति का विकास संबंधी या भावना संबंधी सामग्री और वातावरण के जुटाने में सहयोग देता है। तो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया इन दोनों के समान महत्व को अवश्य माना जाता है। उसके बाद है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें।